Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the benzene any derivatives. इस टॉपिक के अंदर आज मैं मेनली दो पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ. वन, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दैट मीन्स द एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एंड सेकेंड इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट और डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट ओवर द बेंजीन. सो ये जो डिस्कशन मैं आज करने वाला हूँ, ये डिस्कशन करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी लेवल में हो और ये इम्पॉर्टेंट क्लास 11 एंड क्लास 12 में हो, दोनों जगह पे इम्पॉर्टेंट है. और जब ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में और क्लास 11-12 के लेवल में और बोर्ड लेवल में पूछा जाते हैं तो ये क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, पहला जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन का एक्सप्लेनेशंस करो, और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाते हैं जो इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट एंड डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट क्या है ओवर द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो इसे हम लोग अभी वन बाय वन इसे जानते हैं और समझते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है. तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन is represented on the basis of molecular orbital theory. तो हम लोग जानते हैं जो molecular orbital theory क्या है, और हम लोगों ने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पहले भी लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेनेशंस किया था जब मैं डिस्कस कर रहा था रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन के बारे में. सो यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखना है पहले पॉइंट के हिसाब से, जब ये पूछा जाते हैं जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, तो उस जगह पे हमें याद ये रखना है जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नंबर टू, द स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेड, दैट मीन्स ये जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एक्स-रे स्पेक्ट्रम. नंबर थ्री, द ईच कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग दे आर sp2 हाइब्रिडाइज. और हम लोग इसे sp2 हाइब्रिडाइज क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब हम लोग कोई बेंजीन को रिंग देखते हैं तो बेंजीन के रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं जब कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड कंटेंट करते हैं तो डेफिनेटली उस जगह पे जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर कौन से हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, वहाँ पर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. और इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है ईच कार्बन एटम of benzene they possesses the sp2 hybridization. So in fourth point, in benzene 6 carbon atom and 6 hydrogen atom and 6 carbon carbon and sigma bond and 6 carbon hydrogen sigma bond is present and they are lie in a same plane. क्योंकि हम लोग जब बेंजीन के रिंग को ऑब्जर्व किए तो उस जगह पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किए जो बेंजीन के रिंग के अंदर कार्बन की क्वांटिटी 6 होते हैं और उस जगह पे उसका हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 6 होते हैं. और यहाँ पर जो कार्बन की क्वांटिटी 6 हो तो उस जगह पे एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है. उसी तरीके से बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है वहाँ पर भी एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में ही जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड में ही जुड़ा हुआ है. एंड ये जब एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ और एक कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, ये सभी के सभी यहाँ पर सेम प्लान में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन बेंजीन द 6 कार्बन एटम हैव perpendicular pz orbital and each pz containing 1 pi electron. So there are 6 pi electron which take part in the formation of 3 pi bond. क्योंकि हम लोगों ने ये पहले लास्ट वीडियो में भी ऑब्जर्व किए थे जब मैंने डिस्कस किया था हाकल्स रूल के बारे में, और उस जगह पे मैंने ये एक्सप्लेनेशंस किया था जो हाकल्स रूल में हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे. जो बेंजीन के पास कितनी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दैट 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 पाई बॉन्ड. क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व किया भी है जो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स it should contain the 3 pi bond, and 3 pi bond means these are responsible for the 6 pi electron system. And we can say the 6 pi electron ही वो रीजन है जो रीजन यहाँ पर
रिस्पॉन्सिबल हो रहा है 3 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है बेंजीन इट्स ऑल्सो बी कंटेन 6 pz ऑर्बिटल and the 6 pz orbital overlap with each other and form a huge pi electron cloud above and below the molecular plane in which the 6 pi electron resolve over the carbon atom। क्योंकि हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए थे लास्ट वीडियो में, जो मैंने वो इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था और बोला भी था, बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होते हैं और हम लोग ये जानते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और उसके साथ ही साथ बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लानर भी है। और उस जगह पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किए थे जो बेंजीन के अंदर हम लोग पीजेड ऑर्बिटल देख सकते हैं और ये पीजेड ऑर्बिटल ही जब एक और एक के साथ ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद वो क्या करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं। और ये जो ह्यूज क्वांटिटी पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, ये जनरेट होने के बाद बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे ये ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं। सो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हिच आर गोइंग टू बी प्रिपेयर दे आर प्रेजेंट द अबव एंड द बिलो द मॉलिक्यूलर प्लान ऑफ द बेंजीन रिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ये देख पा रहे हैं जो नेचर ऑफ द ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन इज सेम। एंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन आर इक्वल। लेकिन हमें ये पॉइंट याद रखना है, जैसे जब बेंजीन के अंदर जो हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ नियर टू इक्वल होते हैं, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो ये जितनी पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कशन किए, राइट, सो ये सभी पॉइंट हमें तब लिखना है जब क्वेश्चन को पूछा जा रहा है जो आप एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन क्या है, तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन करना है ये सभी पॉइंट के माध्यम से। अभी हम लोग नेक्स्ट ऑब्टेन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्टेन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टिव ग्रुप एंड इट डायरेक्टिंग इफेक्ट ओवर द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यार ये जो पॉइंट हम लोग अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो स्टूडेंट्स 11-12 में हैं उनके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जेडबल हो और नीट हो, और जो स्टूडेंट्स अभी फार्मेसी में हैं और जो 3rd सेमेस्टर के प्रिपरेशंस कर रहा है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है इंडक्टिव ग्रुप क्या है, डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट क्या है ओवर द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेंगे जो इंडक्टिव ग्रुप क्या है, डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है और मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है। सो हम लोग इसे अभी जानते हैं और समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस, बिकॉज वी नो दैट द 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन पोसेसेस द इक्वल रिएक्टिविटी। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बेंजीन का जो रिंग है उस रिंग के अंदर बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और उस 6 कार्बन की जो हम लोग रिएक्टिविटी ऑब्जर्व करें तो उसका रिएक्टिविटी इक्वली होते हैं। सो for that reason we are saying that the benzene ring it should be contain the 6 carbon, and if we observe the reactivity of the 6 carbon they having the equal reactivity. So this as seen earlier the monosubstituted isomer are not obtained, but when any functional group enter into the benzene by the first substitution the obtained reactivity of the remaining 5 carbon are not similar in a substitution of benzene derivative. दैट मीन्स इसे हम लोग सिंपल तरीके से समझाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा जो बेंजीन का जो रिंग है उस रिंग के अंदर 6 कार्बन है, लेकिन उस 6 कार्बन में रिएक्टिविटी तब तक सभी के इक्वल होंगे जब तक उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आके नहीं जुड़ जाएंगे, जब तक उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आके उस जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जनरेट नहीं कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बेंजीन के अंदर आ जाएंगे और उस मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ जब हम लोग कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल के जब रिएक्शंस करेंगे तो उस कंडीशन में रिमेनिंग 5 कार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके अंदर उस 5 कार्बन के रिएक्टिविटी हम लोग समान नहीं देख पाएंगे। मतलब हर एक स्टूडेंट्स को एक पॉइंट को याद रखना है, जब तक बेंजीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं आके जुड़ रहा है तब तक उस बेंजीन के अंदर जो कार्बन है 6 कार्बन है उसका रिएक्टिविटी समान रहेंगे। लेकिन जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम लोग लेके उसके साथ हम लोग कोई इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शंस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रिमेनिंग जो कार्बन है उस कार्बन के रिएक्टिविटी समान नहीं होंगे। सो वी कैन ऑल्सो से सो व्हेन द सेकेंड सब्स्टिट्यूशन इज कैरिड आउट ऑन द मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंटरिंग फंक्शनल ग्रुप depending upon the monosubstituted derivative and characteristics of the first functional group. So we can also explain this point
or definitely or deeply and explain very properly in which way we can say that the effect of the first functional group already present in the monosubstituted benzene decided the place of the second functional group. So it will be attached to the carbon to which the group already present in the monosubstituted benzene direct the second entering group become the inducting group effect, and the effect of the first functional group is known as an directing group effect. तो इसे हम लोग एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? जैसे हम लोगों ने कोई एक ग्रुप लिए, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के एग्जांपल ले रहे हैं। सो उस जगह पे क्लोरोबेंजीन के जब एग्जांपल ले रहे हैं तो उस क्लोरोबेंजीन में क्या होते हैं, क्लोरीन हमारा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये जो क्लोरीन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, और अभी मान लेते हैं इस क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग फिर से क्लोरीन का रिएक्शंस कर रहे हैं। तो जब क्लोरीन का रिएक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली क्लोरीन क्या होंगे, हमारा यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है उसके साथ आके जुड़ेंगे। तो ये जो क्लोरीन अभी क्लोरोबेंजीन के साथ आके जुड़ रहा है, इस क्लोरीन जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट, और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव ग्रुप, और उस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव ग्रुप इफेक्ट। लेकिन ये क्लोरीन इस क्लोरोबेंजीन की कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेंगे वो डिसाइड करते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो। तो ये जो ग्रुप, ये जो क्लोरीन जो क्लोरोबेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, ये ग्रुप डिसाइड करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा क्लोरोबेंजीन के कौन से पोजीशन पे आके जुड़ेंगे। और इसीलिए ऐसा बोला जाते हैं जो सेकेंड ग्रुप जो हमारा एंट्री कर रहा है, सेकेंड ग्रुप जो यहाँ पर हमारा मेन न्यूक्लियस के साथ आके जुड़ रहा है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज एन इंडक्टिव ग्रुप। एंड जो पहला ग्रुप जो ऑलरेडी बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट ग्रुप is called as an, and that group decided in which position the second group are going to be attached, and that is called as an directing group effect। और इसी को हम लोग अभी एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हर एक स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी याद रखना है, जो डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट होते हैं, ये डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट मेनली दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो एंड और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट, एंड सेकंड को हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट। लेकिन हमें ये चीज़ भी याद रखना है, जो ऑर्थो डायरेक्टिंग इफेक्ट और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट कौन से केस में होंगे और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट कौन से केस में होंगे। तो यहाँ पर हमें ये ऑब्जर्व करना है, जब हम लोग कोई फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं और वो फंक्शनल ग्रुप की चार्ज पॉजिटिव हुआ और वो फंक्शनल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुए, तो उस कंडीशन में वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को दिखाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे हम लोग कंसिडरेशंस करते हैं NH2, जैसे हम लोग कंसिडरेशंस करते हैं NHR, NR2, NHCOR, OH, OR, OCOR, R, and halogen, all these compound, all this group, they are going to be considered as an electron donating group, they are going to be considered as an positive group, and ये सब ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट के लिए। मतलब हम लोग इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो ग्रुप यहाँ पर मैंने अभी बोला, जो यहाँ पर जो पॉजिटिव ग्रुप है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, इसी ग्रुप को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे इंडक्टिव ग्रुप के हिसाब से। और इसे हम लोग अभी और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है, तो इस क्लोरोबेंजीन में ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, इस क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्लोरीन को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। क्योंकि ये जो क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्लोरीन ही डिसाइड करेंगे यहाँ पर जो Cl2 है, जो इंडक्टिव ग्रुप है, ये Cl2 कहाँ पर आके जुड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने अभी ये ऑब्जर्व किए, जिस कंडीशन में हमारा ग्रुप जो यहाँ पर पॉजिटिव हो और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, वो हर टाइम पे कितने आइसोमर को जनरेट करेंगे, वो हर टाइम पे दो आइसोमर को जनरेट करेंगे। एक को जनरेट करेंगे ऑर्थो आइसोमर एंड दूसरी को जनरेट करेंगे पैरा आइसोमर। और इसीलिए यहाँ पर पहला कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या जनरेट हो चुका है, यहाँ पर पहला कंपाउंड हमारा जनरेट हो चुका है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एंड सेकंड पोजीशन में वो जनरेट हो चुका है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी चीज़ को और इसी एक्सप्लेनेशन को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट को हम लोग और भी दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन,
तो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग इफेक्ट उस जगह पे होंगे जिस जगह पे हमारा मॉलिक्यूल हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो जिस कंडीशन में पॉजिटिव हो तो उस जगह पे वो हमारा ये ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग इफेक्ट दिखा सकता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए जब ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप इफेक्ट हो तो उस जगह पे वो कितनी फंक्शनल ग्रुप और कितनी आइसोमर को जेनरेट करेंगे, 2 आइसोमर को जेनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ब्रोमोबेंजीन प्रेजेंट है, तो इस जगह पे फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, इस ब्रोमोबेंजीन का जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही वो ग्रुप है जो ग्रुप डिसाइड कर रहा है हमारा यहाँ पर इंडक्टिव ग्रुप जो है, यहाँ पर जो Br2 इंडक्टिव ग्रुप है वो ग्रुप यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए जो ये कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, ये 2 पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, मतलब ये 2 आइसोमर को जेनरेट करेंगे, एक होंगे ऑर्थो एंड दूसरा होंगे पैरा, और इसीलिए यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जेनरेट हुआ 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एंड दूसरी मॉलिक्यूल जेनरेट हुआ 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। एंड लास्ट जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस, एंड इस फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में भी हम लोग यहाँ पर ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग इफेक्ट देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर टोलुइन है, और यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है जिसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डायरेक्टिंग ग्रुप जो यहाँ पर है, यही डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर डिसाइड कर रहा है जो हमारा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव ग्रुप यहाँ पर कहाँ पर आके जुड़ेंगे, जैसे मैंने अभी बोला। और यहाँ पर हमारा जो इंडक्टिव ग्रुप जो है यहाँ पर वो कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, यहाँ पर वो 2 पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, जैसे अभी मैंने हम लोगों ने ऑब्जर्व किए, एक होंगे उसका ऑर्थो पोजीशन एंड दूसरा होंगे उसके पैरा पोजीशन। सो इसीलिए यह मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल को जेनरेट किए एंड 2 प्रोडक्ट को जेनरेट किए। एक प्रोडक्ट हुआ यहाँ पर हमारा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन एंड दूसरा प्रोडक्ट हमारा जेनरेट हो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अभी हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या है, और हमें ये याद रखना है जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट कब देखा जाएगा। मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट हम लोग तब देखेंगे जब हमारा ग्रुप क्या हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो, और जब हमारा ग्रुप नेगेटिव हो। सो इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, इफ द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज NO2 और CHO, COOH, CN, CCl3, COR, COOR, SO3H, and due to the effect of one of these, the second entering group will be attached to the meta position, and usually such type of the functional group are attractive electron from the phenyl ring towards themselves, hence they are known as an electron attracting और नेगेटिव ग्रुप। सो इसी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के एग्जाम्पल लिखा गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर देखा जिस साइड में हमारा जिस कंडीशन में हमारे पास जो ग्रुप है, जो ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव ग्रुप हो, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप हमारे नेगेटिव ग्रुप होते हैं। इसीलिए ये क्या करेंगे, ये ग्रुप हमारा यहाँ पर क्या कर देंगे, ये ग्रुप हमारा डिसाइड कर देंगे जो हमारा जो सेकेंड एंटरिंग ग्रुप है वो कौन से पोजिशन पे आके जुड़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी देखा जो कौन सी पोजिशन पे आके जुड़ेंगे वो मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेंगे, और इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाइट्रेशन रिएक्शंस करने के बाद कौन से आयन जेनरेट होते हैं, नाइट्रोनियम आयन जेनरेट होते हैं, और इसीलिए ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर जेनरेट हो जाएंगे, और नाइट्रोनियम आयन जेनरेट होने के बाद ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ पर आके जुड़ेंगे, ये नाइट्रोनियम आयन हमारे यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेंगे। क्यों आके जुड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है जो यहाँ पर डायरेक्टिंग ग्रुप एंड डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाएंगे, ये डायरेक्टिंग ग्रुप डिसाइड कर लेंगे जो हमारा जो इंडक्टिव ग्रुप है वो यहाँ पर कहाँ पर आके जुड़ेंगे। तो यहाँ पर वो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेंगे और ये मॉलिक्यूल को जेनरेट कर देंगे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो सभी पॉइंट को जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किए और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ, सभी को ये पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो 1, जब आप यहाँ पर ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट देखते हुए और हम लोग देखते हैं तो उस जगह पे हमें ये याद रखना है जो ग्रुप वहाँ पर जुड़ रहा है, जो ग्रुप वहाँ पर इफेक्ट दिखा रहा है वो ग्रुप यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, 2 आइसोमर को जेनरेट करेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर
मेटा डाइटिंग इफेक्ट दिखाएंगे, उस कंडीशन में हमारा जो ग्रुप होंगे वो ग्रुप यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव ग्रुप और वो ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और नेगेटिव ग्रुप हमारे यहाँ पर डाइरेक्टिंग ग्रुप हुआ, तो उस कंडीशन में हमारे एक ही आइसोमर जेनरेट होंगे और वो आइसोमर होगा हमारा मेटा डाइटिंग इफेक्ट। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर दिए। एक पॉइंट मैंने बोला दैट इज आइसोमर, दैट इज द स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आज मैंने 2 पॉइंट के ऊपर, एक मैंने डिस्कस किया दैट इज द बेंजीन एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेंजीन, एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, एंड दूसरा पॉइंट में जो डिस्कस किया वो है इंडक्टिव ग्रुप और डायरेक्टिंग ग्रुप इफेक्ट over the monosubstituted benzene. So thank you each and every students, each and every viewer for watching my video and subscribe my video and support me. Thank you again, and in the next video I will discuss about the nomenclature of benzene and DDT and other organic compound and their uses and their property. Thank you.